ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जनरल साइंस का लेक्चर 4 होगा और हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हीट से रिलेटेड होगा कि कैसे हीट के थ्रू मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदला जाता है और उनके नाम क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितने टेम्परेचर पर। और हम देखेंगे कि कैसे आप केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और आयोग ने इन पर सभी पर क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, पहले मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। ये 2019 में पूछा था और ये 2022 में पूछा है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि मैं आपको ये लेक्चर करा चुका हूँ कि वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, एमीटर से क्या नापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा था उसने 2022 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे आयोग ने पूछे हैं जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाए, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट पर्सन हु डिफाइन द स्पीड, तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कौन सी चीजें चलनी चाहिए कि भाई आयोग किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, देखो एनसीईआरटी स्किप मत करना। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप क्योंकि एनसीईआरटी से उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाए हैं, तो एनसीईआरटी को आप स्किप मत करना। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर पैनल होते हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है, उनका काम यही होता है कि लाइट एनर्जी को, और जो आपकी लाइट एनर्जी होती है और जो लाइट एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो इसका ये सिंपल सा था, लेकिन और एक दो क्वेश्चन हम ये देख लेंगे थोड़े प्रैक्टिस के लिए। ये आयोग ने 2020 में जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये आयोग ने 2020 में पूछा था क्वेश्चन ये वाला। और ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये दोनों क्वेश्चन आयोग ने 18-19 में पूछे हैं और यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चन पुराने हैं थोड़े, और यहाँ पर भी ये भी पुराना क्वेश्चन है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, इधर की साइड में क्वेश्चन नंबर ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये वाला क्वेश्चन आयोग ने अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आयोग ने अभी रिसेंटली पूछा था, मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और शायद 2000, शायद मुझे पता नहीं, 2000 के अबाउट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। लेकिन आयोग ने सेम क्वेश्चन जो है रिपीट किया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो ये रहा। ये 2022 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, इफ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स देन द टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ द रूम टेम्परेचर विल बी, कैसा होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और सेम क्वेश्चन, opening the door of the refrigerator kept in room, you can feel the room to some degree, cool room to some degree, और गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि आयोग क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी ये एग्जामर होते हैं ना, कोई से भी हो, चाहे यूपीएससी, सबकी इनका एक बड़ी सी बुक होती है। बड़ी सी बुक का सेंस रजिस्टर होता है, उसमें सारे क्वेश्चन इन्होंने पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन दिए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं दिए थे, इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चनों में से क्वेश्चन सैंपल बनाए थे, वो सारा इनके पास होता है। उसको स्टडी करके ये जो लोग क्वेश्चन रखते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली ये क्वेश्चन रख देते हैं, इनके पास सब कुछ सारा पैटर्न होता है। तो आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर ट्राई करके जाएं। और एक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में बी स्टेट, मतलब तीनों ऐसी कौन सा उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है जिस पर तीनों पॉइंट लिक्विड, गैस और सॉलिड एग्जिस्ट करते हो, तो हम ये देखेंगे। और यहाँ पर ये ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, ये एक्चुअली थॉमसन इफेक्ट का है। तो देखो ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर ये है थॉमसन इफेक्ट। तो कुछ चीजें देखो, सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, अगर जैसा आप सोच कर जा रहे हो जनरल साइंस से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, और ये सभी के लिए मुश्किल काम होता है, कितने पढ़ोगे, ये छोटा मोटा तो है नहीं है। तो अब हम अपना जो ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मतलब यहाँ पर, हाँ, हीट से स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जरा थोड़ी देर में, पहले हीट से स्टार्ट करते हैं। देखो हीट
हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी होती है, हीट इज अ एनर्जी, एक हीट एनर्जी होती है। और हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, अगर सपोज करो आपने यहाँ पर कोई एक सॉलिड रॉड रख दी है और इस रॉड को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया है और आपने इस रॉड को गर्म कर दिया, तो आप देखोगे हीट यहाँ से ट्रांसफर होती हुई इस दूसरी रॉड को भी गर्म कर देगी। तो हीट की जो हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और कैलोरी भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा। आप कितने कैलोरी, जिम वगैरह जाते हो तो आप उसके अंदर इतने कैलोरी ये लेना, इतने कैलोरी वो लेना, तो सारी चीज इतने हम दिन में हमको इतनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो ये भी जो है वो हीट की यूनिट है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। तो देखो कभी कभी आप वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। किलो जूल का भी यूज किया जाता है, किलो जूल का भी जो है किलो जूल का भी यूज किया जाता है। तो किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1000 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो पिछली वाली स्लाइड थी वो मुझको अभी इसको यहाँ रखना चाहिए था, तो मैं इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, देखिए ये जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि जो टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर होता है हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कूलनेस ऑफ अ बॉडी, कि किसी कोई बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, वही उसका टेम्परेचर होता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है। केल्विन इसकी ऐसा यूनिट होती है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी आपको जो अगर आप यहाँ थर्मोमीटर देखे हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये थर्मोमीटर, तो केल्विन वाला केल्विन की यूनिट है यहाँ पर, और ये सेल्सियस की है और ये फ़ारेनहाइट। ये तो हमारे जो डे टू डे लाइफ में इन्हीं यूनिट को यूज किया था, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो केवल केल्विन ही है। ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होती है वो केल्विन ही है। मैंने यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन दिए थे कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कैसे करते हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये। देखो, हाँ, अब यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब पूछो क्यों यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए? आयोग ने 2 बार क्वेश्चन 2018 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि आयोग कोई रैंडमली, देखो सोच समझ के क्वेश्चन पेपर सेट किए गए थे। तो हम देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो हमको देखो एक इसमें याद रखना, जो हम केल्विन को अगर जो सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो या केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। समझ गए आप? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और रिलेशनशिप होता है, वो किस किस के बीच में? वो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो रिलेशंस जो है ये है कि सी का मतलब हो गया सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो ये देखो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ही, इसी फॉर्मूले पर जो है, जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आयोग ने 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि एक ह्यूमन बॉडी, थोड़ा सा ये क्योंकि फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का एक हेल्दी बॉडी, अगर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? तो अगर हम बात करें सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होगा 37, अप्रोक्सीमेट होता है। देखो 37 एग्जैक्टली नहीं होता, 37 केल्विन, 37 डिग्री केल्विन एग्जैक्टली नहीं होता है। वो एक्चुअली 36.89, सॉरी केल्विन मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सेल्सियस, ठीक है, 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेट 37 लिख दिया जाता है, ठीक है। 37 और 37 डिग्री, तो ये पीछे से आप हटा सकते हो इसको 37। कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी मिलेगा कि 36.9 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सभी यूनिट है 37 और 36.89 और 36.9, ये सभी अप्रोक्सीमेट है। तो अब देखना पड़ता है कि आयोग ने क्या रखा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हमने देखा कि एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में 37 या फिर 36.89 या फिर 36.9, जीरो जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इतना होता है क्योंकि ये वैल्यू बहुत पास की वैल्यू है। तो अब अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 310 केल्विन आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई केल्विन में कितनी होती है। देखो आयोग को गेम खेल जाता है, मतलब उसको जो बच्चों को, जो कई लाख बच्चे एग्जाम देते हैं उनको सबको बाहर करना होता है, तो इसी टाइप से उनको बाहर किया जा सकता है। ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, C/5 F माइनस 32 अपॉन 9। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये दे रखा था इसका,
और एक और चीज यहाँ पर, ये केल्विन में हो गया, फ़ारेनहाइट में भी याद करके चले जाना, क्योंकि 9 देखो, अगर सेल्सियस में 37 और उसमें बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.48 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो हेल्दी पर्सन है। तो ये तीन जो है याद करके चले जाना, या फिर आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो कि सेल्सियस यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जब भी ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है, 273, वैसे तो ज़्यादा होता है 273, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 273 ही ले लेते हैं, 0.15 भी होता है, लेकिन इसी तक इतने से ही लेके काम चल जाता है। तो जैसे उसने बोला 25 डिग्री को केल्विन में बदलो, तो 20 सी की जगह जो है 25 रखो और प्लस 273 उसको प्लस कर दो, तो जो भी जितना भी ऐड करके आएगा 289 तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये 200 केल्विन दे रखा है, तो 200 केल्विन को बदलने के लिए आपको पता है कि केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, तो आप जो है केल्विन की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगी, तो सी की वैल्यू निकालो 273, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 73 है, इतने 73 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो है हमने सेल्सियस में बदलना सीख लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि पूछेगा यार। देखो, एक आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जामर आपसे जो है इतनी उम्मीद तो करता है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर बतानी है, इस पर भी आयोग ने पूछा है कि अगर आप दोनों साइड -40 रख दो, हर जगह 40 डिग्री रख दो, ठीक है, इसकी जगह भी 40, इसकी जगह भी 40, देखो -40 अपॉन ये और -40, तो दोनों की साइड, तो देखो आप देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 अपॉन 9 और इधर आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन ये, तो दोनों साइड कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और इधर से कैंसिल करोगे माइनस का तो ये भी 8। मतलब ये एक ऐसा -40 डिग्री एक ऐसा एक ऐसी डिग्री होती है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। समझ गए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के दोनों स्केल बराबर होते हैं, तो वो माइनस का 40 डिग्री। अब यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बॉयल ने ये बोला था, एक उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ के बारे में, क्योंकि आयोग ने इस टाइप के ऑप्शन दिए हैं। इसने बोला था कि अगर भाई आपने किसी भी गैस को, कोई भी गैस है, गैस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखो और आप प्रेशर, अगर आप जो, देखो इसने ये बोला था, अगर आपने 3 चीजें होती है, एक तो हो गया उसका जो टेम्परेचर हो गया, एक होता है प्रेशर और एक होता है उसका वॉल्यूम। तो इसने कहा कि जो ये टेम्परेचर इसको कांस्टेंट रखो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का काम हो गया कि टेम्परेचर को मत बदलो। तो फिर इसने देखा कि जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होएगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होएगा। तो एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसने ऐसा रिलेशनशिप निकाला और इन्हीं के नाम, इसने अपने नाम पर इसको बॉयल्स लॉ दिया था। दूसरा लॉ के बारे में किया चार्ल्स लॉ। देखो इसने इसने क्या किया, देखो अब यहाँ देखो, इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम और गैस का जो टेम्परेचर था, इन्होंने देखा कि भाई ये जो टेम्परेचर है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, या जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। कहने का मतलब ये, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो। तो ये नियम किसने दिया था, ये नियम दिया था चार्ल्स ने, तो इसलिए उसको चार्ल्स लॉ बोला जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कस करते, बहुत बेसिक है, तो उन बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये बेसिक दिया है कि हमारे जो एक इंडियन फिलॉसफी है मैटर के बारे में, वो कैसी थी, जो हमारे एलिमेंट बोला जाता है कि भाई पंच तत्व का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर शरीर को बोलते हैं कि भाई शरीर जो है मैटर से मिलकर बना हुआ, इसी में मिल जाएगा, तो उसका क्या मतलब होता है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया है, ये पढ़ लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। तो मैटर की भी कैरेक्टरिस्टिक आप देख लेना, इसमें कुछ है नहीं है इतना, पढ़ लेना, एक बार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ये स्टेट ऑफ द मैटर। देखो स्टेट ऑफ मैटर तीन, आगे हम बात करें तो जनरली 3 टाइप की स्टेट ऑफ मैटर आप देखने के लिए मिलोगे। सॉलिड की शेप और जो उसकी बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, ऐसा नहीं जैसा आपके पास कोई कप रखा हुआ, ग्लास रखा हो या मोबाइल है,
तो उसकी जो बाउंड्री फिक्स है, ऐसा नहीं हो गया कि आपने उसको जो है चार्जिंग पर लगा दिया तो वो वेपर होकर मतलब भाप बनकर उड़ जाएगा या पानी बन जाएगा उसका, ऐसा नहीं होगा। या पानी में आपका फोन गिर गया तो इसका मतलब वो उसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बाउंड्री फिक्स होती है उसमें। और कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसका जो कंप्रेस है हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस, बहुत ही कम उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको कम कंप्रेस किया जा सकता है एज कम्पेयर टू द गैस और लिक्विड। बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट जो होती है उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। आप ना एक गिलास के अंदर मान लो चाय रख दी, गिलास के अंदर चाय भर कर रख दी तो वो चाय जो है गिलास का शेप ले लेगी। और अगर आपने किसी कप के अंदर भर कर रख दी तो वो कप, या फिर बॉटल के अंदर भर कर रख दी तो फिर बॉटल का शेप ले लेगी। अब ये जो यहाँ पर बात करें कि ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लूइड कर सकते हैं। जो गैस और जो लिक्विड होते हैं वो उनको फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो जो है रिजिड नहीं होते हैं। समझ गए आप? अब हम यहाँ पर एक और चीज जो वो करते हैं और डिस्कस करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन बी डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। मतलब इन तीनों को, सॉलिड को, लिक्विड को तो लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। गैस कैन बी डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज में बदल देना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इतना नहीं है कि ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से ही पता होगा, लेकिन इसके बारे में ही पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस को बहुत ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो। इसलिए यही होता है कि जो घरों में सिलेंडर आता है उसमें गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, तो मतलब कई छोटी सी जगह में आप गैस को ज्यादा उसका वॉल्यूम, मतलब सेम गैस हो उसका वॉल्यूम को कंप्रेस करके आप छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस भर सकते हो कंप्रेस करके। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग किसको बोलते हैं, एवेपोरेशन किसको बोलते हैं, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, वेपर। कुछ लोगों को वेपराइजेशन और एवेपोरेशन सेम लगता है, तो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर यहाँ समझ लेना, ये क्या है, लिक्विड, सॉलिड है। सॉलिड है तो सॉलिड को जब भी आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग। डिफ्यूजन भी, इसको फ्यूजन भी शब्द यूज कर, फ्यूजन भी यूज किया जाता है। और अगर लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। समझ गए आप? तो ये बहुत आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही, बहुत ही। अब बात करते हैं, आपने लिक्विड बना दिया सॉलिड से लिक्विड बना दिया। अब लिक्विड को आप में कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, गैस में, तो उसको बोलेंगे एवोपरेशन। एवोपरेशन शब्दों पर ध्यान देना, यहाँ पर एवोपरेशन, वेपराइजेशन, एवोपरेशन है ये, अभी हम आगे देखेंगे। तो एवोपरेशन, उसके बाद में अगर गैस को आपने ठंडा कर दिया और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ पर ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। देखिए, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनको डायरेक्टली, देखो नियम तो ये कहता है कि पहला सॉलिड होगा, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, ये नियम होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली, मतलब जैसे सॉलिड हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो पहले कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में बदलेगी, लिक्विड से गैस में बदलेगी। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं। तो जो मटेरियल सॉलिड से सीधे डायरेक्टली गैस में बदलेंगे, उन जिस प्रोसेस के थ्रू वो बदलते हैं उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको अभी हम देखेंगे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक में से एक है। एक क्वेश्चन तो ये इस एक क्वेश्चन भी था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि ड्राई आइस जो है किसको बोला जाता है। अब कुछ गैस जो होती है वो डायरेक्टली सॉलिड हो जाती है, मतलब कि नियम तो ये कहता है कि कोई गैस है, गैस को ठंडा करोगे वो लिक्विड में बदलेगी, फिर और ठंडा करोगे तो वो जो है सॉलिड हो जाएगी। लेकिन कुछ गैसेस, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली सॉलिड हो जाती है, तो उनको बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन भी हम देखेंगे। अब देखो, ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं हम थोड़े से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, अब जरा इसको समझो। यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक की स्टेट देख रखो ना, ये कोई मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में। जैसा आप ले लो आइस ले लो, तो आइस सॉलिड है। जब आइस जो है मेल्ट करना शुरू करती है तो ये वाला जो पॉइंट है इस पर ये मेल्ट होना शुरू हो रही है। मतलब इस वाले पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस पर ये इसमें कन्वर्ट करना हो रही है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, इतने पोर्शन में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आएंगी तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड से क्या हो रही है, सॉलिड से मेल्ट हो रही है। तो अभी जिस टेम्परेचर पे होती है, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट माने, मेल्ट का क्या मतलब हो गया, मेल्ट का मतलब हो गया कि आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर मिनिमम टेम्परेचर पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो है आइस का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 273, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, आगे पढ़ेंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज जो है मेल्ट हो रही है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273
केल्विन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आइस है, मान लो ये आइस है, तो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। आइस सॉलिड होती है और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो जिस टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी उसको बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, और जिस प्रोसेस के थ्रू आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रही है, जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है उसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जरा थोड़ा सा आप ये देखो, यहाँ पर देखो ये ग्राफ बहुत जरूरी है समझना। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है, उन्होंने अपना 11th-12th में इसको क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड यानी आइस का क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक आइस का क्यूब है, आइस का क्यूब है, आइस का क्यूब है। अब आपने जो है उसके नीचे भट्टी जला रखी है, तो होगा क्या, इस वाले पॉइंट पर आकर, इस वाले पॉइंट पर आकर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि आइस जो है अब लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसे वो टेम्परेचर देता जाता है, मान लो कि उसमें ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बताती है। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन को ये बताती है कि भाई देखो, नियम तो ये कहता है कि इस वाले पॉइंट पर आकर इसका पेट भर जाना चाहिए था, लेकिन पेट भरा नहीं, आपने जो है इसको इतना मतलब खाना खिलाया, खिलाते गए मतलब टेम्परेचर देते गए और फिर आप कह रहे हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना खाना खिलाया, इसने कहाँ डाल दिया। तो कहाँ डालने का मतलब कि कुछ टेम्परेचर जो कुछ मटेरियल और जो टेम्परेचर होता है कुछ, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रख लेता है। तो उसी जो एनर्जी है जो स्टोर कर रखी है उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का मतलब ये हो गया कि जब सॉलिड्स हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इसने अपने पास बचा कर रख ली है, उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। ऐसे ही ये वाला जो स्टेट आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो गया ये वाला लिक्विड, ये लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होगा कि यहाँ से गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। अब आपने जो है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर दिएगा, टेम्परेचर देते गए मतलब इसको खाना खिला रहे हो आप, एक ऐसा सोचो, लेकिन इसका पेट ही नहीं भर रहा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कहाँ गया, इसने कहाँ फेंक दिया इतना सारा खाना, जबकि इसके पेट में चला गया। देखिए खाना इसने कहाँ फेंकने का मतलब ये हो गया कि ये इतनी हीट कहाँ चलेगी, जब आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हो तो ये इतनी हीट कहाँ चलेगी, जबकि टेम्परेचर लगा और थर्मोमीटर भी लगा हुआ होता है, उसमें मेजर करते रहते हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थर्मोमीटर में रीडिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद में ना यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्मोमीटर में रीडिंग नहीं बढ़ती, कांस्टेंट रहती है। तो ये बताता है कि भाई रीडिंग कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए थी, रीडिंग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये जो है कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रख लेता है। तो ये जो एनर्जी, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो गैस ने अपने अंदर हीट को स्टोर कर रख लिया, तो ये जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी को स्टोर कर रखा, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अब ये जो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसको देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, ऐसी मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर में देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो उसको पॉइंट को बोलते हैं जिस पर लिक्विड, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में बदलना शुरू कर जाए, और मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, आप समझ गए। तो यहाँ पर ये गैस दे रखी है, तो यहाँ से ये इसका ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका यहाँ पर जो है ये मेल्ट होता है, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग का मतलब होता है कि चीजें गैस में बदलना शुरू हो रही है, और मेल्टिंग का मतलब होता है कि लिक्विड में बदलना शुरू हो रही है किसी पॉइंट पर। अब इसका उल्टा भी होता है कि लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है, लिक्विड अगर सॉलिड में, देखो ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर अब लिक्विड को सॉलिड में बदला जा रहा है। तो जब लिक्विड को पानी को आप सॉलिड में बदलोगे, सॉलिड का मतलब आइस क्यूब में बदलोगे, तो वो क्या, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अब यहाँ पर ऊपर आते हैं, तो ये क्या है, इतना वाला गैस है, तो आप गैस को लिक्विड में बदल रहे हो, तो जब गैस को लिक्विड में बदलते हो तो इसको बोलते हैं कंडेंसिंग। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, 2 पॉइंट, इस पॉइंट पर सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है, और लिक्विड को, इस वाले पॉइंट पर लिक्विड को गैस में बदला जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पॉइंट पर गैस को लिक्विड में बदला जाता है, और इसी पॉइंट पर जो लिक्विड होता है उसको सॉलिड में बदला जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, कंडेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो अगर आप लिक्विड से गैस में बदल रहे हो तो वो लोग इसको बॉइलिंग पॉइंट है, अगर गैस आप लिक्विड में बदल रहे हो तो इसी पॉइंट को आप बोलोगे कंडेंसिंग पॉइंट है। समझ गए आप।
अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट था, तो इसको पॉइंट को सॉलिड से अगर लिक्विड में बदल रहे हो तो इसी पॉइंट को आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट। और लेकिन अगर आप लिक्विड से सॉलिड में बदल रहे हो तो इसी पॉइंट को आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें एक ही पॉइंट को दो दो बोला जाता है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये मैंने आपको बता दिया, जो भी जितना भी कुछ लिखा हुआ था। अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन के अंदर डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि नियम तो ये कहता है कि सॉलिड से लिक्विड में बदलोगे, लिक्विड से गैस में बदलोगे। लेकिन सब्लिमेशन कुछ ऐसे होते हैं और जो मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं। जो मटेरियल सॉलिड से गैस में बदल रहे हैं उनको बोलते हैं कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें बदल रहे हैं। लेकिन कुछ मटेरियल जो गैस फॉर्म में होते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वही जैसे मैंने यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर उसको सॉलिडिफाइड कर दिया जाता है, तो वो आइस की क्यूब की जैसी लगने लगती है, इसलिए उसको ड्राई आइस बोला जाता है। तो ड्राई आइस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो ड्राई आइस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये याद रखना, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। अब थोड़े से एप्लीकेशन है। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, एवोपरेशन क्या होती है। एवोपरेशन, सब्लिमेशन हो गया। अब एवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एवेपोरेशन होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। एवेपोरेशन होता है कि आप जो लिक्विड है, लिक्विड को वेपर में बदल रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। देखो अब समझो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लिक्विड को गैस में बदलोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें लिक्विड जो है यहाँ पर ये भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को जो है हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, कि भाई जो लिक्विड है वो बॉइल होना शुरू हो गया। बॉइल होना शुरू होने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है अब गैस में कन्वर्ट करना शुरू हो गया, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है ना, ये इसमें होता तो यही है कि लिक्विड जो है गैस में बदलता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट ये है, मान लो कोई ये किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, तो मान लो कि 100 डिग्री, जैसे पानी को, सुई को ले लेते हैं हम, जैसा कि पानी जो है वेपर बनने शुरू कर देता है, वो कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर। 100 डिग्री से नीचे नहीं बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर करें वाटर के बारे में, तो वाटर जो है गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वाटर अगर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ये इसका 100 डिग्री जो डिग्री ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होगा कि पानी उबल रहा होगा, तभी तो वो, देखो बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपने जो है पानी को उस पर चढ़ा दिया 100 डिग्री और सेल्सियस जैसी टेम्परेचर होगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उसमें बुड़ 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 एक ऐसा हो जाएगा, तो मतलब वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा फिनोमेना भी है फिजिक्स के अंदर कि बिना किसी उबले पानी के, पानी उबलेगा नहीं लेकिन फिर भी वो गैस में बदल जाएगा। तो यही प्रोसेस, ये फिनोमेना जो होता है कि जिसके अंदर से वाटर बिना किसी उबले गैस में बदल जाए, इसी को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन की जो एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत होती है, इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए कि देखो अगर यहाँ पर, चलो ठीक है इसको बाद में देखेंगे। वेपराइजेशन जो होता है, एवोपरेशन जो होता है, वो उसके लिए तीन चार फैक्टर बहुत रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आप सर्दियों में देखते होंगे कि सर्दियों में कपड़े को फैलाकर सुखाते हैं कि भाई दूर तक फैला दो उसको जिससे वो आसानी से सूख जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे कपड़ों का, वो उतनी जल्दी सूख जाएंगे। एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने से जो है एवोपरेशन रेट बढ़ जाता है। दूसरा, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, मान लो जैसे गर्मी है, तो गर्मी में आप कपड़े डालोगे, तो गर्मी में आपने अगर कपड़ों को एक वायर पर डाल दिया, चाहे आपने फैलाया भी ना, तब भी जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है हीट ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ द एवोपरेशन इंक्रीज। फिर डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मान लो एटमॉस्फेयर में बाहर बहुत ज्यादा, देखिए ह्यूमिडिटी के बारे में पहले देखो कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि हवा में कितना पानी है, हवा में कितना पानी है, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बरसात आने वाली होती है तो बहुत चिपचिपाहट हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हवा है, हवा में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी को चिपक रहा है।
लेकिन अब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपने बाहर कपड़े फैलाने के लिए डाल दिए, और हवा में ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पहले से बहुत ज्यादा पानी है और आपके कपड़ों में भी पानी है, तो उसकी वजह से जो कपड़े देर में सूखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब होगा कि हवा में पानी कम होगा तो आपके कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। लेकिन अगर हवा में पानी ज्यादा है, समझ रहे हो, हवा में पानी किस फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है। अगर हवा में पानी ज्यादा है तो आपके कपड़े उतनी देर से सूखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा हो जाता है। अब ये अगर हवा इसका ये फोर्थ फैक्टर है कि अगर हवा तेज चल रही है तब भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड से, देखिए आपके कपड़ों में पानी है तो विंड की स्पीड क्या करती है, विंड की स्पीड जो कपड़ों के मॉलिक्यूल पानी, कपड़ों के अंदर जो पानी होता है उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आती है जिससे वो जल्दी उड़कर चले जाते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द विंड, रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़े से ये कूलिंग इफेक्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछेगा, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। एक स्टेटमेंट दे रखा था कि ये बताओ हमको कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, उसमें ऐसे एक स्टेटमेंट था ये बीपीएससी का। तो 2000 शायद 23 या 22 में ये स्टेटमेंट था, वो मैंने क्वेश्चन उठाने वाला था, लेकिन उसमें 4 स्टेटमेंट थे, 1 2 3 4। तो एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट उसका यही था कि हमको सर्दी गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? तो एक स्टेटमेंट था ये, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखो एवापोरेशंस जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट करता है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब हो गया, जैसा आपने देखा होगा, ये करता कैसे ये देखते हैं। देखो मान लो ये कोई सरफेस है, ये वाली, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर मान लो अगर गर्मी है, देखो होगा क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल में जो है वेपर होगी। तो ये वेपर जब भी ये मॉलिक्यूल आपकी स्किन से या किसी भी चीज से चिपकेंगे तो ये क्या करेंगे, देखो ये जो मॉलिक्यूल है इनका टेम्परेचर और आपकी बॉडी के टेम्परेचर में अंतर होगा। तो ये क्या काम करेंगे, जैसे ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर से चिपकेंगे तो चिपकने के बाद जो आपकी बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर है उसको गेन करेंगे, उसकी एनर्जी ले जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब हो गया उसमें हीट है। तो ये आपकी बॉडी से चिपकेंगे, आपकी बॉडी से चिपकने के बाद ये उनको उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी आपकी बॉडी के टेम्परेचर से, तो फिर ये उड़ जाएंगे। तो ये क्या काम करेंगे, जब अपनी आपके बॉडी की एनर्जी खा गए तो ये आपके बॉडी को ठंडा कर देंगे उतने एरिया को। तो इससे ऐसा लगता है कि ठंडा लग रहा है हमको, इसलिए कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। आपको गर्मियों में सजेशन दिया थी कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, जो पसीना आता है पानी के। तो जिसकी वजह से पानी, स्वेट क्या करता है, आपकी बॉडी से चिपकता है, चिपकने के बाद आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को खा जाता है, उसकी हीट खा जाएगा। तो हीट जैसी खाएगा तो फिर वो उड़ जाएगा हीट खाने के बाद, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जैसी आएगी तो आपकी जो सरफेस है उतनी ठंडी ठंडी लगेगी। तो ये जो एवापोरेशन के पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो यही है। अब यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर एसीटोन जो होता है, जो लड़के अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाती हैं वो ठंडा कर देता है। उसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि जो एसीटोन होता है या नेल पॉलिश होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आप इसको अपनी स्किन पर लगाओगे तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपकी स्किन से जो हीट को गेन करेंगे। हीट को गेन करने के बाद वो जैसी हीट गेन करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा आ गई, एनर्जी ज्यादा आने के बाद वो उड़कर चले जाएंगे तो उतनी स्किन आपकी ठंडी हो जाएगी। तो यही रीजन होता है जैसे आप ठंडा वो नेल पॉलिश लगाते हो तो आपकी स्किन को ठंडा कर देता है। ऐसे बहुत सारे इसके जो है जैसे छतों पर देखा होगा गर्मी जब होती है तो जो पानी को छिड़का जाता है तो उसका भी यही होता है, इसका भी एक रीजन यही होता है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि भाई गर्मियों में क्यों कपड़े पहने जाते हैं, कॉटन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो उसका एक रीजन यही है क्योंकि जो कपड़े होते हैं कॉटन के कपड़े, वो कॉटन जो होता है, अच्छा देख याद रखना, एक व्हाइट जो होता है, व्हाइट क्लोथ जो होते हैं, व्हाइट व्हाइट क्लोथ, ये याद रखना, व्हाइट क्लोथ जो होते हैं एक रिफ्लेक्टर होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो यहाँ से जो रोशनी आएगी, हीट आएगी, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बॉडी पर टच ही नहीं होगा। तो इसलिए व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, समझ गए। और कॉटन के कपड़े वाला रीजन आया तो कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है वो हीट, जो पानी, जैसा आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग, पसीना आ रहा है तो पसीने में क्या होता है, पसीने से जब भी ये मॉलिक्यूल टकराएंगे आपकी बॉडी से तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो फिर ये बॉडी का टेम्परेचर जैसे टकराएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उड़ जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको वहां पर ठंडा ठंडा लगेगा, तो इसलिए कॉटन के कपड़े हमको पहनने चाहिए।
ठीक है। अब ये यहाँ पर एक और चीज है कि भाई ये वाला देख लेना, इसमें वैसे तो ज्यादा वो नहीं है। और एक है हाँ, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? देखो ट्रिपल पॉइंट मैं छोटा छोटा बता देता हूँ यहाँ पर, जल्दी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस ये ट्रिपल पॉइंट ये ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पर गैस, लिक्विड और ये जो सॉलिड है तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब गैसियस स्टेट में भी कोई भी मटेरियल गैसियस स्टेट में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा, सॉलिड स्टेट में भी होगा। इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको कभी, आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके लिए आपको 12th क्लास की बुक का 11 क्लास की बुक के पन्ने पलटने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ से 11 क्लास की सारी बुकों के पन्ने वन्ने पलट पलट आकर दो कुछ छोटा ना वो सब रखा है यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कि ये कुछ वैसी रख दिया है। अब यहाँ पर कैलोरीमीट्री, कैलोरीमीट्री का मतलब देखो, पहले कैलोरीमीटर देखो क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। ये बॉडी गर्म है, ठीक है, ये हॉट बॉडी है और ये ठंडी बॉडी है। तो टेम्परेचर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की, ठंडी बॉडी की ओर जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो इसी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है कि भाई इसने कितना टेम्परेचर लूज करा, कितनी हीट लूज करी और इसने कितनी एनर्जी लूज एक्सेप्ट करी। तो इसी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इस डिवाइस का हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ लेते हैं कि हीट, देखो हीट जो होती है 3 टाइप्स ट्रांसफर होती है। एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनके मोड देखते हैं कहाँ कहाँ पर। देखो कंडक्शन में जो भी हीट ट्रांसफर होती है हमेशा सॉलिड में होती है। तो जैसा आपने देखा होगा, हम खाना पका रहे हो तो आपको पीछे वो लकड़ी का कुछ लगा हुआ होगा, उसका ठुट्टी वगैरह। अगर आपने आप जो है लोहे के किसी रमचे से अगर सब्जी चला रहे हो, सब्जी को घुमा रहे हो, तो दे उसमें आपने कढ़ाई में ही रमचा छोड़ दिया, तो कुछ देर के बाद जब ऐसे ही आप उसको पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, देखो ये सॉलिड है, सॉलिड के ये छोटे छोटे ये क्या है, ये है एटम। तो एटम क्या कर रहे हैं, इससे एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, खुद नहीं जा रहा चलकर। कभी आप सोच रहे हो कि ये वाला एटम चलकर यहाँ पर आ गया, ये गया नहीं है, बस एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो सॉलिड में यही होता है कि सॉलिड के अंदर जब भी हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन मेथड से होती है। और उसके अंदर कंडक्शन मेथड के अंदर जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जैक्टली ट्रेवल नहीं करते, एक ही जगह रहेंगे मॉलिक्यूल और एटम, बस अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है इन द सॉलिड विदाउट द मूविंग ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन केवल सॉलिड में ही होता है, याद रखना, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में जो होने वाले एग्जाम्पल कंडक्शन के, जैसे कि आपने खाना बना रहे हो तो इग्लू वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दिया, आप इनको एप्लीकेशन को पढ़ लेना। देखो इग्नोर मत करना इनको, एप्लीकेशन को मैं पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड करा दूंगा। अब बात करते हैं कन्विक्शन के बारे में। कन्विक्शन क्या होता है? देखो कन्वेक्शन होता क्या है? कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि नीचे से कोई भी, मान लो ये गर्म है, ये हॉट है, हॉट ये ऊपर उठेगा पूरा कॉलम, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप सर्दियों में या गर्मियों में चाय उबाल रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, देखते हो तो अगर आपने बड़ा सा एक टैंक लिया है, ठीक है, उसमें लिक्विड डाला है पानी, तो आप देखोगे नीचे से पानी, गरम गरम पानी सरफेस पे आएगा और सरफेस का पानी ठंडा नीचे जाएगा, फिर ये नीचे गर्म होएगा, फिर ये ऊपर आएगा। तो ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें होता क्या है कन्वेक्शन में ये होता है कि जो पूरा का पूरा कॉलम होता है, गर्म कॉलम सीधा ऊपर उठ आएगा और ऊपर वाला ठंडा कॉलम नीचे जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली एटम और मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। पानी, नीचे वाला पानी सीधा उठ के ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला पानी, ठंडा पानी, नीचे चला जाएगा। तो इसमें एटम ट्रांसफर होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो ये जरूर पता होना चाहिए। और कन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैस में ही, और ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड में ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दी, इसको एक बार आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर दे दिया, इन रेफ्रिजरेटर कूल एयर मूव डाउनवर्ड एंड रिप्लेस द हॉट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। समझे आप? जो रेफ्रिजरेटर होता है कि भाई आपने जो है अपना रेफ्रिजरेटर ऑन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में देखो, रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है इसमें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। जैसे सन है, तो सन से जो एनर्जी आती है अर्थ पर, गर्मी लग रही है, ठंड हो गई है, तो ये सारा हीट जो आ रही है, तो वो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर सॉलिड होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, ऐसा किसी मटेरियल की जरूरत नहीं। सॉलिड हो या ना हो, हीट तो चलेगी, हीट तो अर्थ पर आएगी। तो ये जो जिस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है और बिना किसी मटेरियल की जरूरत के,
मतलब एम्प्टी स्पेस में भी ये जो हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो उसी प्रोसेस को रेडिएशन बोलता है। सन से जो एनर्जी अर्थ पर आती है वो रेडिएशन का प्रोसेस थ्रू आती है। जैसे आप देख रहे हो कि आप कहीं खड़े हुए हो और यहाँ पर जो है आग लगी हुई है, तो आप देख रहे हो कि उसकी हीट जो है आपको लगेगी, आपकी स्किन पर चुभेगी कि यार ये आग लगी हुई मेरे को स्किन पर चुभ रही है। तो वो क्यों चुभती है? क्या कन्वेक्शन के थ्रू चुभेगी या रेडिएशन के थ्रू चुभेगी या फिर कन्वेक्शन? तो वो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आ रही है आपके पास, ठीक है। जैसा आप देखते हो गर्मियों में किसी दीवार के पास खड़े हो तो दीवार से एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ से आग निकल रही हो, तो आग निकलने का मतलब यही होता है कि वो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आपके पास आ रही है। ये डेली लाइफ में होने वाले कुछ वो चीजें हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब थर्मोस्टेट के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी जैसे मान लो कोई ये रूम है, तो इसमें बाहर इसमें इसको इंसुलेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि थर्मोस्टेट खुद ही काम करेगा, तो इसको पूरा इंसुलेट कर दिया जाएगा और इसको हम चाहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो रहे 30 डिग्री पर रहे इसका टेम्परेचर। तो 30 डिग्री से ना कम हो ना ज्यादा हो, तो इस मतलब एक डिवाइस लगाई जाएगी जिसका नाम है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का काम ही होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। बात करते हैं अब जो यहाँ पर थर्मोप्लास्ट की। आपने बहुत देखा होगा कि जब आप पढ़ना चाहते होगे तो भैया 1 मिलीटन की बोतल खरीद लो जिसमें पानी ठंडा रहे, सर्दियों में गर्म रहे। तो ये जो उसको बोलते हैं वो थर्मोफ्लास्क होता है या वैक्यूम फ्लास्क बोलता है, ठीक है। वो देखो ये जो है ना थर्मोस्टेट, और ये एक ऐसा होता है और ये एक वेसल्स होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कूलिंग इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो इसको एक बार देख लेना आप यहाँ पर कैसे कैसे, वैसे जरूरी नहीं होता है। एक चीज थोड़ी सी मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो वायरिंग की जाती है, समझ लो वायरिंग जब की जाती है खंभों के बीच में, तो उनको ढीला छोड़ दिया जाता है। उसका रीजन क्यों है, ढीला क्यों छोड़ दिया, तो पूरी तरह से टाइट क्यों नहीं कर देते? देखो टाइट नहीं करते क्यों, उसका एक रीजन ये है क्योंकि जब भी नाइट होती है तो नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, और जैसे टेम्परेचर गिरता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से तार टाइट हो जाता है। आपने पहले से ही टाइट कर रखा हुआ है और रात आएगी तो और टाइट हो जाएगा, तो वो टूट ही जाएगा। और इसलिए जो है उनको थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है कि भाई रात के टाइम टेम्परेचर के गिरने पर जो है वो थोड़े से टाइट हो, तो उसको ज्यादा असर ना पड़े। तो ये हमारा सारा का सारा लेक्चर खत्म हो गया। मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी देखो एक चीज होती है, एक चीज होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। एक और होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी। इसको चाहे कहीं नोट डाउन कर लेना। तो जो आंसर है वो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना कौन सी स्केलर क्वांटिटी। देखो सच बताऊं तो इसका आंसर या तो ये है और या ये है ई। अब समझो क्यों। देखो अब बताता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल आंसर है। फोर्स जो होता है इसको थोड़ा सा समझ लो, सॉरी प्रेशर। जैसा आपने मान लो ये कोई बैलून है और इस बैलून में जो आपने हवा भर दी, तो प्रेशर चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह फोर्स लगाता है, सब जगह जो है प्रेशर अप्लाई होता है। तो प्रेशर की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है, प्रेशर की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी भी है, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी भी है, और प्रेशर ऐसे क्वांटिटी जिनकी जो वेक्टर भी हो उसको बोलते हैं टेंसर। मतलब ऐसा कोई यूनिट जो सभी चारों डायरेक्शन में, चारों पांचों डायरेक्शन में फोर्स प्रेशर मतलब जो भी अप्लाई कर रहा हो उसको टेंसर बोलते हैं, टेंसर, TENSOR, टेंसर। तो ये जो टेंसर, सॉरी टेंसर ही बोलते हैं उसको, हाँ छोड़ो उसको की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वैसे इसका आंसर ये है, लेकिन अब पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोच साज के इसको बनाया है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर जिनको ज्यादा नॉलेज है, देखो कम नॉलेज वाले तो ठीक कर देंगे, धड़ल्ले से लगा देंगे ये, लेकिन जिनको ज्यादा नॉलेज है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भैया उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको पता है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी भी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी भी होती है। तो आंसर इसका वैसे यही है और कुछ कह नहीं सकते। 2019 में क्वेश्चन पूछा था। वोल्ट मीटर, देखिए 2022 में पूछा। वोल्ट मीटर आपको बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। एमीटर का काम यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, और गैल्वेनोमीटर का काम भी यही होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना। यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अलग होता है, रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर, रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर लगा रहता है, ओम मीटर। तो ओम मीटर नहीं होता है वो, उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर नहीं होता। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की एक वो है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ना कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। तो इसका जो आंसर है वो डी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये यहाँ पर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जो पीछे मैंने आपको बताया उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड के हिसाब से वो पूछ रहा है कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड नहीं है, तो आंसर इसका डी है। तो वैसे तो मैं आपको टॉर्क के बारे में भी बताऊंगा कि भाई टॉर्क होता क्या है और टॉर्क कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि ये एकदम से खत्म इसका कर दिया जाए। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी ये है। उसने पूछा है कि the law in which under the same condition of the temperature and pressure equal volume of all the gases contain equal number of molecules। अब कौन सा होगा इसका, जरा मुझे 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर बताना क्या होगा। ये अपने आप में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में मुश्किल क्वेश्चन है। पास्कल लॉ होगा, अवोगाद्रो होगा, या कोरियोलिस इफेक्ट होगा। तो कोरियोलिस इफेक्ट तो नहीं होगा, कभी आप सोचने लगो ये लगा दो। तो इसका जरा आंसर बताना मुझको, क्योंकि अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक ये कि who was the first person to define the speed। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करा दूं, कराने से कोई मतलब करने में, लेकिन ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये दे रहा, तो आप समझो जरा, इन द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ डिक्रीज द देन वेट ऑफ द इक्वेटर विल बी। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम यही होता है, जो इलेक्ट्रिक ऊपर से जो ये जो सनलाइट आ रही है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। और हम बैठ कर अपना टीवी चला रहे होंगे, फैन चला रहे होंगे, एसी चला रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो ए है। और एक ये कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी। समझो जरा, देखो मैंने बताया था मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को पीछे रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोमेंटम को लिखते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है। अब वो कह रहा है मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को जो है आप यहाँ लिख लो इसको, चलो मोमेंटम मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, मोमेंटम। तो मोमेंटम के अपॉन में वेलोसिटी को ले आओ, तो ये इधर वेलोसिटी मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगी। तो लिखोगे मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ये उसका ही क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मास के इक्वल होता है, आंसर हो जाएगा। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन, कभी आप सोच रहे हो कि मैंने अपनी साइड से रखा है, ये मैंने नहीं रखा है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये पुराना क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन फिर भी बीपीएससी का ही है। यहाँ पर फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो न्यूटन का आपने ये पढ़ा था, एफ बराबर एम में, तो एम का होता है मास मल्टीप्लाई, और ए क्या होता है एक्सेलरेशन। तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, कौन सा आंसर हो जाएगा, मास वी, ये हो जाएगा बी आंसर। तो देखो कुछ चीजें तो आपको मतलब अच्छे से करके जानी पड़ेगी। अब यहाँ पर करते हैं, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक जैसे, एक जैसे ही होते हैं। तो -40 डिग्री का मैंने आपको बताया था ना रिलेशन, ये बताया था कि भाई जो C = 5 = F -32/9। तो इसमें दोनों साइड -40, सेल्सियस की जगह -40 रखो और फ़ारेनहाइट की जगह -40 रखो, दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्केल -40 डिग्री, जो 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है उसमें दोनों वैल्यू दोनों फ़ारेनहाइट और ये जो सेल्सियस वाले दोनों स्केल इक्वल होते हैं। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, री एग्जाम में पूछा है 2022 में, कभी आप सोच रहे हो। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस विल बी, देखो 300, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि 310 डिग्री होता है। सेल्सियस में पूछा है, इसमें कभी आप सोच रहे हो ऑन द सेल्सियस स्केल, सॉरी ये तो मैंने गलत बता दिया, सेल्सियस स्केल में होता है ये 36.9 यहाँ पर ये दे रखा है। देखो मैंने आपको बताया ना सेल्सियस में कितना होता है, ये यहाँ पर देखो मैंने शुरू में ही आपको ये बताया था। तीनों आपको याद करने पड़ेंगे वो, क्योंकि पता नहीं आयोग किस पर कौन सा दे दे। गया, हाँ ये तो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री। और अगर उसमें कैल्विन में बात करें 310 कैल्विन, उसमें 310 कैल्विन भी दे रखा है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.5 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो आंसर, जो क्वेश्चन था वो फ़ारेनहाइट में पूछा था, देखो सॉरी सेल्सियस में पूछा था, तो सेल्सियस में 3 है। तो एग्जैक्टली ऐसा भी लिखा जाता है 37, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो 36.89। तो ऐसा भी भाई ये इसके लिए याद करके जाने पड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर, अब ये देखिए 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब देखो
मैंने आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन 2018 और 19 में, ऐसा नहीं कि भाई ये रैंडमली उसको सपना आ गया कि उसने सपने में रख डाले, उसने सोच समझ कर रखे क्वेश्चन ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, ये फॉर्मूला होता है। तो 50 डिग्री दे रखा है, यानी C की वैल्यू 50 है अपॉन 9। इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 10, 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 32, इधर माइनस का इधर आकर प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इस वाले का आंसर। इसका 40 डिग्री को अब कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला यही लगाओ, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो F -32/9 कैंसिल करो, 8 आया और इधर 9 की मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये आ जाएगा 72। तो 72 के अंदर 32 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 104। तो 104 आंसर कौन सा हो गया ये, तो इसका हो जाएगा ये। तो आप समझ रहे हो, इसलिए ये जो है स्केल आपको पता होना चाहिए। अब कभी आप सोच रहे हो आयोग ने 2018 में रखा, 19 में रखा, तो अब कुछ कह नहीं सकते, इसलिए भैया आपको कंप्रिहेंसिवली स्टडी करके जानी पड़ेगी। अब कोई सोचने चले कि फ्रेगमेंटेड वे में ये पढ़ ले 4 पन्ने 4 सीरीज टेस्ट सीरीज लगा दो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका पीटी रुक जाएगा और फिर आप अगले साल दोगे 71 बीपीएससी की। इन द नाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूज इज नॉट फॉर्म। देखो सिंपल सी बात है, ड्यूज यूनिफॉर्म होती है ओस, क्योंकि जो रेट ऑफ एवपोरेशन वो बहुत ज्यादा होता है। देखो हवा जितनी तेज चलेगी उसलिए उसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके कपड़े गीले हैं, सर्दियों में सुखा रहे हो आप, तो हवा जितनी तेज चलेगी उतने आपके जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब इन द नाइट स्ट्रॉन्ग विंड, अगर हवा तेज चल रही है तो ड्यूज यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही होती है और जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल उड़ के चले जाते हैं ऊपर, जो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आए ऊपर का ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे ओसी नहीं बनेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ए है। हम समझ रहे हो कैसी एप्लीकेशन पूछी बीपीएससी है ना। इन विंटर यू टच अ लॉग ऑफ वुड और आयरन और यू विल फील रॉड। देखो एक तरफ तो है ये वुड का टुकड़ा और एक तरफ है आयरन का ये। अब दोनों को आपने सर्दियों में जो है पैर रख दिया, तो ये बताओ किससे ज्यादा आपको ठंड लगेगी, आयरन वाले से। क्यों? क्योंकि आयरन इज द गुड कंडक्टर, आयरन इज द गुड कंडक्टर, या इन कंपैरिजन टू द वुड आयरन कंडक्ट द मोर हीट। जो हीट है ज्यादा कंडक्ट करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ द हीट इन कंपैरिजन टू द ये। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो ये जो है इन कंपैरिजन वुड आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, तो आंसर हो जाएगा ये। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो देखो आप कहने लगो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको अच्छे से जाना पड़ेगा। कूलिंग इज डन, कूलिंग क्यों होती है? देखो जैसा आपने एसी चला दिया, एसी चलाओ एसी चलाओ, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो रिलीज होती है कंप्रेस गैस भरी जाती है उसके अंदर, तो वो रिलीज होएगी, रिलीज होने के बाद क्या है वो आपके जो रूम है उसको ठंडा कर देगी। यहाँ पर वैसे कुछ ऐसा जिस हिसाब से जो दे रखा है उस हिसाब से ये सी बी आंसर है। अब ये ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आपने जो है रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दिया है और अब बताओ कि आपका रूम ठंडा होगा या गर्म होगा। देखिए आपने जो है रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और आपने जो उसका रूम उसका जो है जो डोर है ओपन छोड़ दिया है रूम में। तो अब बताइए आपका रूम ठंडा होगा या गर्म? अब आप सोच रहे हो कि इसका मैं दरवाजा खोल दूंगा तो ये ठंड कर देगा चारों तरफ, ठंड नहीं करेगा, वो गर्म करेगा। क्यों? देखो इसके अंदर मोटर लगी हुई होती है पीछे, ठीक है, एक ही मोटर होती है, मैंने बहुत सारी दिखा दी। तो जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे तो इससे जो ठंड निकलेगी वो तो बाहर निकल जाएगी, सही बात है। लेकिन ये जो मोटर है ये कंटिन्यूअसली काम कर रही है और इन मोटर को इसको ठंडा करने के लिए और ज्यादा हीट की जरूरत हो, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये गर्मी बाहर रिलीज करेंगी। तो इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल रूम है वो गर्म ही होगा। तो यू कैन फील कूल तो नहीं है, यू कैन फील द रूम यू कैन वार्म द रूम अ लिटिल, सी आंसर है इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये 2000 बीपीएससी में पूछा था। इंक्रीज, देखो देन द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज, रूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, समझे आप। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट एज अ सॉलिड और लिक्विड ट्राई पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो थॉमस इफेक्ट था ये जो मैंने आंसर बताया। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सीधे सीधे भी नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछे गए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जिसको आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा।
तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।